Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nurin, and today we are going to study about AC through a capacitor, AC through an inductor, and then at the end we are going to study about the impedance, बिकॉज ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, इसलिए ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये मैं आपको इकट्ठे पढ़ा दूंगी। हमने जो लास्ट टॉपिक था उसमें आपने देखा होगा कि हमने एसी थ्रू अ रजिस्टर जो है वो पढ़ा था, और कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं ये स्पेसिफिकली ये दो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो एसी सर्किट्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि रजिस्टर तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एसी सर्किट्स के अलावा डीसी सर्किट्स में भी बहुत अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इन डीसी सर्किट्स। तो जब हम पढ़ते हैं एसी थ्रू अ कैपेसिटर एंड एसी थ्रू एन इंडक्टर, तो फिर ये वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को जो है उसमें ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, उसमें ज़्यादा अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं एसी सर्किट्स में ये कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं अलॉन्ग विद द रजिस्टर। रजिस्टर के केस में आपने देखा था कि किस तरह से वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज़ होती थी, क्योंकि सिर्फ अमाउंट का फ़र्क था, यानी उसकी क्वांटिटी का फ़र्क था कि वोल्टेज जो है वो हमेशा ज़्यादा जो है वो फ्लो करती थी एज़ कम्पेयर टू द करंट, क्योंकि रजिस्टर जो है वो करंट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे हम देखेंगे, और हमने तभी ये बात मैंने आपको कही थी कि पावर जो आप कैलकुलेट करते थे वहाँ पे वो सिर्फ आप किस में कैलकुलेट कर सकते थे, सिर्फ आप उसको पावर को रजिस्टर के लिए कैलकुलेट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज़ होती थी। इन दोनों केसेस में एसी थ्रू कैपेसिटर एंड एसी थ्रू इंडक्टर में आप देखेंगे कि आपकी वोल्टेज और करंट जो है वो आउट ऑफ फेज है विद ईच अदर। जब वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होती हैं ईच अदर एक दूसरे के साथ, तो फिर आप उसकी जो पावर है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ना ही कैपेसिटर के केस में आप उसकी आउटपुट पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही उसको आप इंडक्टर के केस में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों में वोल्टेज और करंट जो है वो आउट ऑफ फेज है। जब रजिस्टर के केस में जब वोल्टेज और करंट इन फेज होती थी, सिर्फ उसी में आप उसकी पावर कैलकुलेट करते थे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। ये मैंने आपको कहा डायरेक्ट इसको एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इनमें अगर डिफाइन करने को वो कहेंगे भी तो वो एसी सर्किट्स को कहेंगे आपको कि डिफाइन एसी सर्किट्स एंड कैलकुलेट इट्स रिएक्टेंस या कैलकुलेट इट्स वैल्यूज़ फॉर द एसी थ्रू कैपेसिटर या डिराइव द एसी थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स जो हैं वो सर्किट्स होते हैं जो जिनमें रजिस्टर और रजिस्टर के अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये दोनों अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को लो करते हैं कि वो पास कर सके। अब एसी थ्रू कैपेसिटर में सबसे पहले आप इसके एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन में देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो थ्रू अ रजिस्टर। अल्टरनेटिंग करंट जो है रजिस्टर में भी आपने पढ़ा था कि वो फ्लो कर सकती है, बट इट इज़ नॉट ऑब्वियस दैट हाउ इट कैन फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। लेकिन ये इतना ऑब्वियस यानी ये जाहिर नहीं है कि किस तरह से वो फ्लो कर सकती है कैपेसिटर के थ्रू भी, क्योंकि कैपेसिटर का मेन काम होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब ये दो जो फिगर्स इधर बनी हुई है देखिए, ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के साथ ये एसी सोर्स है जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है यहाँ पे एसी वोल्टेज, और ये वो बल्ब एक बल्ब लगा हुआ है जिसमें से एसी सप्लाई होगी तो फिर ये बल्ब ग्लो करेगा, और ये कैपेसिटर लगा हुआ है और साथ एक स्विच लगा हुआ है जिसको आप ऑन या ऑफ करके जो है वो इस तरह से एसी जो है वो इसमें से एसी करंट इसमें से फ्लो करा सकते हैं। अब कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, आपने देखा एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है पॉजिटिव क्यू, और दूसरी जो प्लेट होती है उसकी वो नेगेटिव चार्ज प्लेट माइनस क्यू होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में कि वो फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, और जो एनर्जी स्टोर होती है वो बेसिकली इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है विद इन द कैपेसिटर के। कैपेसिटर में एनर्जी बेसिकली स्टोर होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये वो कैपेसिटर है, ये आपको दो तरह से उन्होंने दिखाया है कि एक तरह से ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की दिखा रहे हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो ये जो फर्स्ट फिगर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, सो ये जो प्रोसेस दिखा रहे हैं वो आपको ये चार्जिंग का प्रोसेस है। सो दिस इज चार्जिंग। और जब डिस्चार्जिंग होगी तो डिस्चार्जिंग के केस में ये पहले जो करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही थी इन द केस ऑफ चार्जिंग, सो इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग द करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो डिस्चार्जिंग में वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, अगर वो चार्जिंग में क्लॉकवाइज थी तो डिस्चार्जिंग में इट शुड फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये कौन सा प्रोसेस है, ये शो कर रहा है डिस्चार्जिंग को, डिस्चार्जिंग के प्रोसेस को शो कर रहा है। सो डिस्चार्जिंग जो है और चार्जिंग दोनों इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आप देख रहे हैं हो सकती है। डिस्चार्जिंग कब होगी, जब आप स्विच ऑफ कर देंगे। जब स्विच ऑफ करते हैं तो जितना प्रोसेस, जब स्विच ऑन था तो जितना प्रोसेस, जितनी करंट पहले फ्लो कर रही थी ड्यूरिंग द चार्जिंग इस तरह से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो उतना ही करंट जो है वो फिर वो जो करंट जो पहले चार्ज हुई थी वो सारी डिस्चार्ज हो जाएगी, और इस तरह से ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होगा। सो ये जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है कैपेसिटर की कि कितना
जितना चार्ज पहले स्टोर हुआ था ड्यूरिंग द चार्जिंग और उसके बाद ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग उतना ही जो चार्ज है वो सारा डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो वो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होगा। सो मेन काम कैपेसिटर का ये है टू चार्ज एंड डिस्चार्ज, यानी चार्ज के लिए वो काम करता है। जब आपको पता है चार्जिंग करनी है तो भी करंट फ्लो करेगी और डिस्चार्जिंग करनी है तो भी करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर का मेन काम जो है वो करंट के लिए है, क्योंकि Q पहले वो चार्ज Q इज इक्वल टू CV का फार्मूला आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा कि चार्ज जो है वो बराबर होता है C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो ये वोल्टेज सप्लाई आप उसको दे रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस वो जो आपकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है इसका फार्मूला आपने अभी पढ़ा था कि दिस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा T इज़ द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इट। सो Q इज इक्वल टू CV एंड V किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा T। ये आपने फार्मूला V की जगह इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। सो ये आपकी क्वेश्चन आ गई। वेयर सिंस C एंड V नॉट ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ये भी कॉन्स्टेंट है एंड V नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज है उसके अंदर उस सर्किट में, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट द Q विल वेरी द सेम वे एज अप्लाइड द वोल्टेज दैट इज़ V एंड द Q आर इन फेज। ठीक है, यानी अब आपका जो Q है वो वेरी कर रहा है वोल्टेज के साथ, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। द करंट आई इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो करंट आई होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के इक्वल होती है, आई इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T। आप चाहे तो इसमें ये चार्ज की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इस तरह से आप इससे करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैपेसिटर। ठीक है, इसमें ये जो कुछ बीच में इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सर्किट, ये आपने देखा है। लो पावर बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। आपने एक लो पावर बल्ब लिया है, आप उसकी मतलब 0 वाट का ले लें या मतलब बिल्कुल ही लो पावर का आपने बल्ब ले लिया है और ये 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आपने इसके साथ अटैच किया टू सप्लाई द मेन्स थ्रू द स्विच। व्हेन द स्विच इज क्लोज द बल्ब लाइट्स अप शोइंग दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो, ये आप देखें कि DC करंट जो है वो कैपेसिटर से फ्लो नहीं कर सकता, कंटिन्यूसली लगातार फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई ना कोई इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसकी वजह से इसमें से DC करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकती, रुक रुक के फ्लो करेगी लेकिन कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकती। सो नो हाउ डज AC किस तरह से इसमें से फ्लो करती है वो हमने ये सारा प्रोसेस देखा। AC किस तरह से फ्लो करेगी, क्योंकि AC का काम ही है टू चार्ज एंड डिस्चार्ज, यानी अल्टरनेटिंग है ना, वो क्रेस्ट भी बनाती है, ट्रफ भी बनाती है, साइन वेव होती है। सो द करंट फ्लोज बिकॉज द कैपेसिटर प्लेट्स आर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्चार्ज एंड द चार्ज द अदर वे अराउंड बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वोल्टेज के हिसाब से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आगे मैंने आपको इस तरह से बताया। अब ये देखें, ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ये दोनों भी इसकी सर्किट डायग्राम है जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के प्रोसेस को शो कर रही हैं। ये जो थर्ड डायग्राम है ये उसकी साइन वेव फॉर्म को डिस्क्राइब कर रही हैं। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये जो वेव फॉर्म थी इन फेज की इसकी आपने देखी थी। अब ये वेव फॉर्म शो कर रही है और ये वेव फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है कि जो ब्लैक लाइन है ये करंट की है और करंट की लाइन P पॉइंट से शुरू हो रही है और इस तरह से वेरी कर रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है। जबकि आपकी वोल्टेज का जो कर्व है जो कि ग्रीन लाइन से शो किया हुआ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से। अब आपको पता है ये दोनों वोल्टेज और करंट अब इन फेज नहीं है, क्यों? बट दे आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। ये एक दूसरे से किस तरह से अब वोल्टेज और करंट आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। तो अब जो वोल्टेज और करंट हैं ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं एक दूसरे के साथ। अब जब वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज है तो इसका मतलब है कि दोनों में से या तो, क्योंकि जब आउट ऑफ फेज होती है तो दो सिचुएशंस होती हैं, या तो ये दोनों जो है वो फेज लीड, इनमें से एक फेज लीड कर रही होगी और एक फेज लैग कर रही होगी, क्योंकि फेज लैग और फेज लीड का कंसेप्ट जो है वो आउट ऑफ फेज में आता है, इन फेज में नहीं आता। ठीक है, तो अब जब ये वोल्टेज और करंट, अब इन दोनों में से कौन लीड कर रही है और कौन लैग कर रही है? अब जब ये दोनों इकट्ठी फ्लो कर रही हैं तो करंट आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव से चूँकि स्टार्ट हो रही है और वोल्टेज जो है वो O से यानी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि करंट जो है वो लीड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज, एंड या आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लैग बिहाइंड है विद रिस्पेक्ट टू द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल से आपकी करंट लीड कर रही है और वोल्टेज इधर लैग कर रही है।
ठीक है। करंट इसलिए लीड कर रही है क्योंकि कैपेसिटर का मेन काम जो है वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के नतीजे में जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से जो करंट है उसमें चेंज आता है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो आपकी बेसिकली करंट होती है किसी भी सर्किट में। तो ये इस सिचुएशन में करंट जो है वो आगे जा रही है और वोल्टेज का कर्व जो है वो पीछे रह गया है 90 डिग्री के एंगल से। सो द करंट इज लीडिंग एंड द वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने ये आपको क्यूटी ग्राफ जो है वो क्यूटी कर्व यानी चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आप उसका कर्व जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये टाइम जो है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये इस तरह से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो ये क्यूटी कर्व है इसका, ये आप देख सकते हैं। और ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एट ओ पॉइंट जो है वो चार्ज ज़ीरो है, और उसके वक्त जब इस वक्त जब चेंज इन चार्ज जो है वो ज़ीरो है, द स्लोप इज़ मैक्सिमम, सो द करंट इज़ देन अ मैक्सिमम। तो उस वक्त जो है उस वक्त जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो कर रही है, और ओ से लेके ए तक जो है उसका स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व डिक्रीजेज टू ज़ीरो, और उस वक्त जो करंट उस वक्त जब मैक्सिमम थी ओ पॉइंट पे, तो उसके बाद वो नीचे की तरफ आने लग गई है करंट। ठीक है, सो ओ पॉइंट पे करंट इज़ मैक्सिमम और उस वक्त जो वोल्टेज थी वो ज़ीरो थी। इसी तरह ए पॉइंट पे जो है अब आपकी वोल्टेज मैक्सिमम है और उस वक्त जो आपकी करंट है वो ज़ीरो है। तो इस तरह से ये दोनों आउट ऑफ फेज़ हैं और करंट लीड करी और करंट और वोल्टेज लैग करी है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये आपको इस कर्व से नज़र आ रहा है। अब ये आपकी वेव फॉर्म डायग्राम भी होगी, सर्किट डायग्राम भी होगी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का प्रोसेस भी आपने देख लिया, और आपने इसकी आउट ऑफ फेज़ की सिचुएशन भी देख ली कि करंट लीड करी और वोल्टेज लैग करी है AC थ्रू कैपेसिटर में। अब जब आप इसकी रे डायग्राम बनाएंगे तो मैंने आपको कहा था कि रे डायग्राम ऐसे बनती है कि जो लीड कर रहा होता है उसे आप वाई एक्सिस पे रखते हैं और जो लैग कर रहा होता है उसे आप एक्स एक्सिस पे रखते हैं, यानी वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और करंट को वाई एक्सिस पे रखेंगे, क्योंकि करंट लीड कर रही है और वोल्टेज लैग कर रही है। तो लीड करने वाले को आप कहाँ रखते हैं? वाई पे। सो द करंट इज लीडिंग और वोल्टेज क्या कर रही है? वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड, और वो लैगिंग बिहाइंड यानी पीछे रह रही है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इस तरह से आप ये इसकी रे डायग्राम को आप शो करेंगे। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो देखने वाली कि आप जो मेन बात है वो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है। रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर का मतलब है कि जो आपने रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर पढ़ी थी, रिएक्टेंस भी एक तरह की उसकी मुज़ाहमत होती है। ठीक है, कि जब करंट फ्लो करने में जो भी उसको मुज़ाहमत पेश आएगी यानी मुश्किल पेश आएगी वो उसकी रिएक्टेंस है। अब आप इन दोनों केसेस में AC थ्रू एन इंडक्टर में और AC थ्रू कैपेसिटर, इन दोनों में आप रिएक्टेंस का लफ्ज़ पढ़ेंगे। रिएक्टेंस भी वो चीज़ है जैसे आपकी रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर होती है और इसकी यूनिट भी ओहम ही होती है। ठीक है, सो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है इसको आप रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर को आप शो करते हैं XC से। ठीक है, XC इज द सिंबल फॉर द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड इट इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये भी मेजर ऑफ द ऑपोजिशन होता है फ्लो ऑफ करंट में, बट थ्रू अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो करती है उसमें जो मुज़ाहमत पेश आती है करंट को फ्लो करने में वो उसकी रिएक्टेंस है, और इसको आप XC से शो करेंगे। सो इट इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट। कौन सी फ्लो कर रही है? AC यानी अल्टरनेटिंग करंट में। इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय XC, और इस ये जो XC है ये इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू, अगर आप इधर ओहम्स लॉ यूज़ करें तो ओहम लॉ कहता था अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, एंड R की जगह इधर आप XC यूज़ करें ना, सो R इज इक्वल टू V ओवर I। और ये जो वोल्टेज और करंट है ये दोनों RMS वैल्यूज़ हैं ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसका फार्मूला यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। ये इसकी रिएक्टेंस है। ये जो सारी चीज़ें ये उस कर्व्स के बारे में ही उनके लिखी हुई है कि O पॉइंट पे कौन मैक्सिमम है और A पॉइंट पे, और वो उनका जो एंगल फेज़ है वो फेज़ डिफरेंस है आपस में वो 90 डिग्री का ही रहता है। जो लीड कर रहा है वो लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, करंट लीड कर रही है ना, तो करंट इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और जो लैग कर रहा है वोल्टेज लैग कर रही है तो वो भी लैग कर रही है। सो द करंट इज लीडिंग द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं कि वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस आपका दोनों सूरतों में क्या रहता है? 90 डिग्री का ही रहता है। तो ये वो सारी बात है। उसके बाद मैंने आपको रिएक्टेंस का बता दिया, और ये जो रिएक्टेंस में VRMS और VRMS इज द RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड IRMS इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। यूनिट ऑफ द रिएक्टेंस मैंने कहा सेम होती है एज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर जो कि ओहम होती है, और कैपेसिटर के केस में ये जो रिएक्टेंस है XC ये इक्वल होता है
1/2πfc विच इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये इक्वल होता है 2πf के। सो ये इसका जनरल फार्मूला है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर का। आप इसको ओहम्स लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओहम्स लॉ से हम इसको लिख रहे हैं इसकी यूनिट बताने के लिए कि इसकी यूनिट ओहम होती है। उसके बाद कैपेसिटर के केस में आप इसका अपना जनरल फार्मूला है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर का, वो इक्वल होता है 1/2πfc वेयर f इज द लीनियर फ्रिक्वेंसी, c इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और जब आप 2πf को इकट्ठा करके इस तरह ओमेगा यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड c इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये इसका अपना जनरल फार्मूला है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर का। ठीक है, अब कंक्लूजन में ये सारा आपका एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन चला आ रहा था। अब कंक्लूजन में क्या है, अकॉर्डिंग टू ये जो क्वेश्चन आई है, सर्टेन कैपेसिटर विल हैव अ लार्ज रिएक्टेंस एट लो फ्रिक्वेंसी। अब आपको नजर आ रहा है कि फ्रिक्वेंसी का रिएक्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि और साथ ही कैपेसिटेंस का भी आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस का भी रिएक्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होगी उतनी ही उसकी कम जो है उतनी ही कम उसकी रिएक्टेंस होगी। इस तरह जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी जो भी आप उसमें यूज़ करेंगे सर्टेन सिग्नल का, लो फ्रिक्वेंसी के लिए लार्ज रिएक्टेंस एंड हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन के लिए लो रिएक्टेंस जो है वो पाई जाएगी। ठीक है, तो इन अ सर्टेन कैपेसिटर विल हैव अ लार्ज रिएक्टेंस एट लो फ्रीक्वेंसी, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इट विल बी लार्ज एंड द करंट इन द सर्किट विल बी स्मॉल। वो किस सूरत में करंट इन द सर्किट स्मॉल है, जब फ्रीक्वेंसी लो है। जैसे अगर आप कोई रेडियो वेव ले लें या फिर आप कोई भी इंफ्रारेड रेडिएशन है या रेडियो वेव है जो लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन है, अगर आप वो लेंगे तो उसके लिए लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन के लिए जो रिएक्टेंस है वो लार्ज होगी। ज़्यादा रिएक्टेंस होगी, ज़्यादा मुज़ाहमत होगी तो कम करंट फ्लो करेगी थ्रू द कैपेसिटर, क्योंकि आपको नजर आ रहा है देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये इनवर्स रिलेशन है। तो ये जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी कम रिएक्टेंस, जितनी कम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन लेंगे उतनी ज़्यादा रिएक्टेंस। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से मुराद अगर आप एक्सरे ले लें या गैमा रे ले लें, अल्ट्रा वायलेट ले लें, लार्ज वो हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन है ना, उनके लिए जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो स्मॉल होगी। तो इसी तरीके से कैपेसिटेंस से भी आप देख सकते हैं कि कम कैपेसिटेंस होगी अगर कैपेसिटर की 0.1 माइक्रोफेरेड का, तो उसके लिए मुज़ाहमत ज़्यादा होगी, उसके लिए जो XC की वैल्यू वो ज़्यादा आएगी। और जब XC ज़्यादा होगी, रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है मुज़ाहमत ज़्यादा होगी, करंट कम फ्लो करेगी। अगर आप बहुत बड़ी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ले रहे हैं जैसे 10 माइक्रोफेरेड है या 5, तो फिर उस सूरत में जितनी बड़ी कैपेसिटेंस उतना कम रिएक्टेंस होगा। ठीक है, और कम रिएक्टेंस होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से नजर आ रही है। सो ऑन द अदर हैंड एट हाई फ्रिक्वेंसी ये सारा द रिएक्टेंस विल बी लो एंड द हाई फ्रिक्वेंसी करंट थ्रू द सेम कैपेसिटर विल बी लार्ज। तो ये इसका कंक्लूजन है जो आप इसके नीचे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको पॉइंट्स में बना के लिखना है कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि डेफिनेशन जो है वो AC सर्किट्स की आप बताएंगे इसके अंदर, और AC सर्किट्स की को डिफाइन करने के बाद आप AC थ्रू अ कैपेसिटर, कोई एक केस आपको वो दे देंगे, या तो AC थ्रू अ रजिस्टर दे देंगे, या AC थ्रू अ कैपेसिटर दे देंगे, या फिर AC थ्रू एन इंडक्टर दे देंगे। तो जो भी केस आप देंगे आप उसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन और उसका कंक्लूजन जो है वो आप लिखेंगे, और रिएक्टेंस अब आप दोनों में शो करेंगे। अब ये देखें, ये एग्जाम्पल है 16, इसमें आपको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दी हुई है, कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। आपने उसकी रिएक्टेंस जो भी आपने फार्मूला पढ़ा XC = 1/2πfc, ये फार्मूला लगा के आप उसकी F फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी है, कैपेसिटेंस भी है ऑफ कैपेसिटर, तो ये आप लगा के आप इसकी रिएक्टेंस इन ओहम निकाल सकते हैं XC की वैल्यू। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने क्या मांगी, द करंट इन द सर्किट। तो करंट का फार्मूला वही है कि जब आप XC कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो अभी आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा था ओहम्स लॉ से कि XC = VRMS/IRMS, यहाँ से IRMS = VRMS/XC। ये वैल्यू आप इधर VRMS की वैल्यू आपको दी हुई है 24 वोल्ट, ये आप पुट करके डिवाइडेड बाय XC जो भी अभी आपने निकाला है 31.8 ओहम, ये आप यहाँ पुट करेंगे और IRMS की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब AC थ्रू एन इंडक्टर जो है ये भी सेम उसी तरह, अब आप ये देख सकते हैं ये आपका एक इंडक्टर है। इंडक्टर को इस तरह से कॉइल से शो करते हैं लाइक अ सोलिनाइड, और इसको आपने AC सप्लाई के साथ ये आपने दिया हुआ है। ये आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है जिससे अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी I = I0 sin थीटा, वेयर थीटा जो है ओमेगा टी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ इसको भी आप एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन से शो करेंगे। एन इंडक्टर इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल और अ सोलिनाइड वाउंड फ्रॉम अ थिक वायर सो दैट इट हैज़ अ लार्ज वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस एंड हैज़ अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसकी नेग्लिजिबल होती है, सेल्फ इंडक्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए एक सोलिनाइड की तरह होता है, एक कॉयल होता है जो कि वाउंड किया जाता है फॉर्म अ थिक वायर, तो इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी L की वैल्यू जो है वो लार्ज होती है, और इसमें से कम नेग्लिजिबल जो इसका रेजिस्टेंस है वो होता है, जिसकी वजह से इससे लार्ज करंट जो है वो फ्लो कर सकती है।
अब आपने पहले ये देखा, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द सेल्फ इंडक्टेंस अपोजेज द चेंजेस ऑफ करंट। आप देख सकते हैं कि करंट में जो चेंज आता है उसको सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो अपोज करती है, ये आपने देखा था। सो व्हेन एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर इट मस्ट अपोज द फ्लो ऑफ एसी। अब ये इंडक्टर है जो आपकी फ्लो ऑफ एसी करंट को जो है उसको अपोज करता है, ठीक है, विच इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, क्योंकि आपकी चेंजिंग करंट को ये जो इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है ये हमेशा अपोज करता है। तो क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग करंट तो होती ही चेंज है, बार बार चेंज हो रही होती है, तो वो फ्लो ऑफ एसी को इसीलिए अपोज करता है क्योंकि उसकी करंट बार बार चेंज हो रही है, ये इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर उसको अपोज कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडक्टर का जो मेन काम है वो है टू इंड्यूस द वोल्टेज इन द सर्किट और इंड्यूस द ईएमएफ इन द सर्किट। ये मेन काम है आपका इंडक्टर का, टू इंड्यूस द ईएमएफ। तो क्योंकि करंट तो बमुश्किल इसमें से पास कर रही है ना इंडक्टर से, जब करंट बमुश्किल इसमें से पास कर रही है तो इसका मतलब है कि इसका मेन काम ये है कि ये ईएमएफ को इंड्यूस करता है। अब ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा, यानी वोल्टेज और करंट में से आपने देखा कैपेसिटर का मेन काम था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जिसकी वजह से उसमें उसका मेन काम था कि वो किस तरह से करंट को फ्लो कराता है सर्किट में, और इसीलिए उसमें करंट लीड करती थी और वोल्टेज लैग करती थी। इंडक्टर में क्या हो रहा है, क्योंकि चेंज इन करंट को ये अपोज करता है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, दैट्स वाई इसमें से ज़्यादातर जो फ्लो है वो आपका जो मेन काम है इंडक्टर का वो किसकी वजह से होता है, जो वो ईएमएफ इंड्यूस जो वो करता है उसकी वो होता है उसका, यानी मेन काम इसका इंडक्शन है इंडक्टर का। और इंडक्शन में भी मेन किस चीज़ का है, वो टू इंड्यूस द ईएमएफ इन द सर्किट। अब ये ईएमएफ इन द सर्किट जो ये फार्मूला है सेल्फ आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो सेल्फ इंडक्टर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट ई एल इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, वेयर एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टर है ना ये, और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, जिसकी वजह से वो जो चेंज, ये फार्मूला हमने ऑलरेडी ये हम इसको जानते हैं इस फार्मूले को। सो ई इज इक्वल ई एल जो है वो एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के इक्वल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है उसकी वजह से। टू मेंटेन द करंट द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द बैक ईएमएफ। अगर आप चाहते हैं तो ये जो आपकी ये जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको, ये जो आप वोल्टेज सप्लाई इसको दे रहे हैं, इस अप्लाइड वोल्टेज को करंट को मेंटेन रखने के लिए ये वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द बैक ईएमएफ, यानी ये जो बैक ईएमएफ का फार्मूला आपने लगाया है, दिस बैक ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज वी, यानी आप इस ईएल की जगह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी जगह इस अप्लाइड वोल्टेज वी की वो जो है वो लगा सकते हैं, बिकॉज दिस अप्लाइड वोल्टेज वी जो है वो इक्वल है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एल के। तो यहाँ आप उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं वी की। सो एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब जब आप इसकी ये डायग्राम बनाएंगे, वेव फॉर्म बनाएंगे, तो वेव फॉर्म में चूंकि इसका मेन काम है टू इंड्यूस द ईएमएफ एंड हेंस टू इंड्यूस द वोल्टेज इन द सर्किट, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल है। सो मेन काम जो है वो वोल्टेज के लिए है, सो वोल्टेज इसमें लीड करना चाहिए और करंट जो है वो लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और ये बिल्कुल ऑपोजिट है, क्वाइट ऑपोजिट है वो जो पिछला केस हमने पढ़ा एसी थ्रू कैपेसिटर का, उसमें करंट लीड कर रही थी और वोल्टेज लैग कर रही थी। इसमें चूंकि मेन काम टू इंड्यूस द ईएमएफ है एंड हेंस द वोल्टेज, सो द वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और जो करंट है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और करंट का जो कर्व है, सो वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रही है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसको आप इस रे डायग्राम से शो कर सकते हैं जो लीडिंग है। सो हेयर द वोल्टेज इज लीडिंग and the current is lagging behind the voltage by an angle of 90 डिग्री। तो ये सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है कैपेसिटर से, दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक्स इकट्ठे पढ़ाए आपको ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन भी आप कर सकें। अच्छा, उसके बाद ये सारा उन्होंने इसी कर्व का बताया है कि जो अगर आप इसको ये ओ पे आप देख रहे हैं, पॉइंट ओ के ऊपर वोल्टेज इज मैक्सिमम उस वक्त, और उस वक्त जो करंट है आपका, करंट का जो कर्व है वो करंट इज जीरो। इसी तरह ए पॉइंट पे अगर आप चले जाएं तो ए पॉइंट पे आपकी जो करंट है वो मैक्सिमम है, लेकिन उस वक्त जो वोल्टेज है वो उस पॉइंट क्यू पे पहुंच जाता है और वो ज़ीरो हो जाती है। और इस तरह से ये चेंज जो है ये वेरी करता है। और ये आपका ग्राफ अब बन रहा है आईटी कर्व एट द वैल्यू ऑफ, चूँकि चेंज इन करंट आप डेल्टा आई बाई डेल्टा टी की वैल्यूज देख सकते हैं इसके अंदर। आप इसे आईटी कर्व एट द वैल्यूज इंस्टेंट्स ऑफ द टाइम एट ओ, आप देख सकते हैं कि ओ के ऊपर करंट जो है जब वो उसकी क्या वैल्यू है, ज़ीरो है, तो उस वक्त वोल्टेज क्या होगी। फिर ए पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है, उस वक्त वोल्टेज क्या है। फिर उसके बाद फर्दर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है तो वोल्टेज जिन जिन पॉइंट्स पे करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है वोल्टेज उन पॉइंट्स पे इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह से ये आउट ऑफ फेज़ है। तो ये आपका आईटी ग्राफ है और ये सारा उसके बारे में लिखा। और फेज़ डिफरेंस जो है वो इनमें 90 डिग्री का ही है,
ठीक है। ये आउट ऑफ फेज अगर हैं तो 90 डिग्री के एंगल से, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं और इस तरह से उसकी रे डायग्राम भी बनाई हुई है। अब इसमें भी रिएक्टेंस के जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जब कैपेसिटर में आपने देखा था वहाँ पे भी रिएक्टेंस का कंसेप्ट था। सो ये जो आपकी फिगर है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इज मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ एसी। सो इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एक्सएल। इसको आप एक्सएल से डिनोट करते हैं। एक्सएल इज द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है उसको एक्स सेल से शो करेंगे। इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द एक्स सी जो आप रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर की बात कर रहे थे। ये भी मुजाहमत है, ये वो मुजाहमत है जो कि करंट को फ्लो करने नहीं देगी इजीली। और ये भी ओहम्स लॉ के मुताबिक आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, यानी एक्स एल इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के इक्वल होगी। वी आर एम एस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड आई आर एम एस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट। और जो इसका अपना जनरल फार्मूला है वो है एक्स एल इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। वहाँ पे ये रेसिप्रोकल में होता था कैपेसिटर के लिए, अगर आपको याद हो। ये देखें अभी हमने पीछे पढ़ा, ये रेसिप्रोकल वैल्यू थी। यहाँ पर ये डायरेक्ट इसका डायरेक्ट वैल्यू है। सो एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल वेयर 2 पाई एफ इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, सो इट इज इक्वल टू ओमेगा एल। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर के लिए जो बातें हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगी कैपेसिटर से। आपने देखा था कैपेसिटर में फ्रीक्वेंसी का और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का इन्वर्स रिलेशन होता था रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर के साथ। यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस की लार्ज रिएक्टेंस होगी फॉर इंडक्टर और लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस की स्मॉल जो है रिएक्टेंस होगी फॉर ऑफ एन इंडक्टर। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह जिस इंडक्टर की इंडक्टेंस ज़्यादा है उसकी रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी, जिस इंडक्टर की इंडक्टेंस कम होगी उसकी रिएक्टेंस भी कम होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। सो द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल देयरफॉर डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी एंड द इंडक्टेंस एल। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एल। एल इज़ द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर होता है और उसकी यूनिट हेनरी में होती है। एफ जो है वो लीनियर फ्रिक्वेंसी है, हर्ट्स में होती है। एंड एक्स एल जो कि रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है, ये उसी तरह से जैसे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर उसकी भी यूनिट ओहम होती थी, इसकी यूनिट भी ओहम में मेजर की जाती है। सो इट इज टू बी नोटेड दैट द इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस बिहेव ऑपोजिटली एज अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी के तौर पे। फ्रीक्वेंसी के लिए वो ऑपोजिटली बिहेव करते हैं। इफ एफ इज लो, अब अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो इसका मतलब है उस वक्त जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो हाई होती थी, जबकि रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर जो है वो लो होगी, क्योंकि उसके लिए इन्वर्स रिलेशन होता था कैपेसिटर के लिए, इसमें ये डायरेक्ट रिलेशन है। सो यही बात वो बता रहे हैं कि इफ़ आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है तो एक्सएल तो आपकी लो फ्रीक्वेंसी पे स्मॉल होगी, लेकिन उस वक्त एक्स सी जो कि ऑपोजिट जिसका इन्वर्स रिलेशन होता था फ्रीक्वेंसी के साथ वो लार्ज होगी। सो हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल इज़ लार्ज, लेकिन जो एक्स सी है वो स्मॉल होगी। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस कौन सी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्स रे, गैमा रे। लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस कौन सी हैं, आपकी रेडियो वेव है, आपकी इंफ्रारेड रेज है, ये सारी आपकी लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस है। तो उनके लिए हम देख रहे हैं कि जब लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन होगी तो एक्सएल भी लो होगी लेकिन एक्ससी लार्ज होगी, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस पे एक्सएल तो हाई होगी यानी लार्ज होगी, लेकिन जो एक्ससी है वो स्मॉल होगी। तो ये ऑपोजिट बिहेव करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे से। और ये उन्होंने यहाँ आपको कुछ इंडक्टर्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में दिखाए हुए कि इंडक्टर्स आर मेड इन मैनी साइजेस टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ द फंक्शंस इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। आपने घरों में भी इंडक्टर जो है वो काफ़ी जगह में, मोटर्स में, मशीन्स में यूज़ होते हैं और ट्यूबलाइट्स में, ये सारे इंडक्टर्स के बहुत सारे फंक्शन हैं। सो रेफरिंग टू दिस, ये जो फिगर है वो आपकी, इट कैन बी सीन दैट नो पावर इज़ डेसिपेटेड। अब ये कॉमन पैराग्राफ है, ये वो पैराग्राफ है जो दोनों का नतीजा है, आपके कैपेसिटर के लिए भी और इंडक्टर के लिए भी। दोनों से हमने क्या नतीजा हासिल किया कि आप पावर जो है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते। नो पावर इज़ डेसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर। कोई पावर जो है वो प्योर इंडक्टर में डेसिपेट नहीं हो रही। ना ही इंडक्टर में आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही आप उसको कैपेसिटर में, क्योंकि दोनों में वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज नहीं है। पावर आप तभी कैलकुलेट करते हैं जब वोल्टेज और करंट इन फेज हो। सो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द साइकिल बोथ वोल्टेज एंड करंट आर पॉजिटिव, सो द power is positive, which means that energy is supplied to an inductor. In the second quarter, voltage is positive but the current is negative. No power is negative. Now the power up जो है वो power negative होगी, which implies that the energy is returned by the inductor. Again in the third quarter, ये सारा उन्होंने बताया कि पहले हाफ साइकिल में, फिर सेकंड हाफ साइकिल में, फिर थर्ड के रिसीव्स द एनर्जी बट रिटर्न्स द सेम इन द फोर्थ क्वार्टर। थस देयर इज़ नो नेट चेंज ऑफ एनर्जी इन अ कंप्लीट साइकिल। और जब चेंज इन एनर्जी ही नहीं आएगा तो सिंस एन इंडक्टर कॉयल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, द कॉयल इज ऑफन एम्प्लॉयड फॉर कंट्रोलिंग द AC विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। सच एन इंडक्टेंस कॉयल इज नोन एज अ चोक।
चोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अभी आप इसको अलग से भी पढ़ेंगे आगे, कि बेसिकली जो इंडक्टर है वो टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, उसको कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए करंट को इन द सर्किट जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने आपको कहा, आप इसको इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि कैपेसिटर में भी आप पावर आउटपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पावर आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है वो एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम भी चाहिए होती है ना कि उसकी। तो यहाँ हम देख रहे हैं ना कि कोई भी एनर्जी जो है, जितनी एनर्जी वो एक हाफ साइकिल में अगर एक एनर्जी गेन करता है तो सेकंड हाफ साइकिल में एनर्जी को लॉस कर देता है। सेम इन द केस ऑफ कैपेसिटर आप देख सकते हैं, जितनी एनर्जी वो गेन करता है इन चार्जिंग, उतनी ही एनर्जी वो डिस्चार्जिंग में रिलीज कर देता है। सो कोई चेंज इन एनर्जी जो है वो नहीं आती, और पावर जो है वो रेट ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है, या वर्क डन या रेट ऑफ जो है एनर्जी के लिहाज से आप उसको निकालते हैं। सो जब चेंज इन एनर्जी नहीं आती तो पावर कोई डेसिपेट नहीं होती इस केस में। तो दोनों केसेस में आप पावर आउटपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही कैपेसिटर के लिए ना ही इंडक्टर के लिए, क्योंकि दोनों में वोल्टेज और करंट जो है वो आउट ऑफ फेज होती हैं। ठीक है, अब ये इम्पिडेंस की जो बात है, ये चोक को भी हम आगे इंशाल्लाह इन डिटेल इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज़ चोक, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत दफ़ा पेपर्स में आई हुई है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे आती है ये। इसी तरह इम्पिडेंस जो है वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे आती है। सो व्हाट इज़ इम्पिडेंस? इम्पिडेंस जो है वो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ इम्पिडेंस? इम्पिडेंस इज़ द कंबाइंड इफेक्ट, ये है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस। रिएक्टेंसेस किनको कह रहे हैं? रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। दोनों अगर एक सर्किट में सब कुछ लगा हुआ है, एक सर्किट में कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, रेजिस्टर भी लगा हुआ है, तो उस सर्किट में कंबाइंड इफेक्ट जो रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर होगा, उन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसको आप इम्पीडेंस कहेंगे। सो इम्पीडेंस को आप जी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट भी ओहम ही होती है। सो इट इज़ मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी, या ओहम्स लॉ से ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ ही आप इधर लगा रहे हैं। सो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई जो आपने पढ़ा हुआ है। अब इधर आर की जगह आप जी की वैल्यू यूज करेंगे, वेयर जी इज द इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन द सर्किट। सो जी इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। जी को आप जब हम कंबाइंड इफेक्ट की बात करें, सो जी कैन बी रिटन एज, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे ले सकते हैं आप? आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी प्लस एक्स एल, वो जो रिएक्टेंसीज हैं उन दोनों का सम का जो स्क्वायर है और होल का अंडर रूट, जैसे आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से आप जी को लिख सकते हैं। सो जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आप एक्स सी विच इज़ द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर प्लस एक्स एल विच इज़ द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, इनका होल स्क्वायर करके अंडर रूट लेके ये आपका कंबाइंड इफेक्ट देता है, जिसको आप इम्पीडेंस कहते हैं। तो ये इस तरह के सर्किट के लिए मैंने कहा है कि एक सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और साथ ही एक इंडक्टर भी लगा हुआ है और साथ ही जो है वो एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो फिर इस सर्किट में, और ये आपने एसी सप्लाई जो है वो इसको दी हुई है, तो ऐसे सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर और साथ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर जो है और साथ आपकी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसे सी से डिनोट करते हैं। तो आर जो है वो आपकी रेजिस्टेंस को शो करता है ऑफ द रेजिस्टर, और जो आपकी एल है इंडक्टर है, इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है उसको आप एक्स एल से शो करते हैं, और जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है उसको आप एक्स सी से शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्किट के लिए इम्पीडेंस हम कैलकुलेट करते हैं, जिसका ये फार्मूला आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओहम्स लॉ से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। सो इट इज़ आल्सो एक्सप्रेस्ड इन ओहम्स, इसकी यूनिट भी ओहम में ही मेजर की जाती है। ये इसकी एक एग्जांपल है छोटी सी, आपको वोल्टेज दी हुई है और साथ करंट फ्लो जो है वो भी दिया हुआ है, तो आपने इसकी इम्पीडेंस निकालनी है। इसका मतलब है इस सर्किट में सिर्फ क्या चीज़ लगी हुई है? एसी सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है। तो अब आपके पास सिंपल सा इसका फार्मूला, वी आर एम एस आपको दी हुई है 10 वोल्ट और आई आर एम एस आपको दी हुई है 100 मिली एम्पेयर, इसे आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें। इम्पीडेंस का ये वाला जो जनरल फार्मूला है, जी इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, वो आप यहाँ पे इजीली यूज़ करके और ये कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस जो है ऐसे भी हो सकता है कि आपके सर्किट में आर और जो आपका रजिस्टर और इंडक्टर लगा, अगर कैपेसिटर नहीं लगा बिलफर्ज, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि सिर्फ ये दोनों की वजह से टोटल इंपीडेंस होगी ना, यानी सिर्फ फिर आपका जो टोटल इंपीडेंस है वो रिड्यूस होके जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर अंडर रूट, ये रह जाएगा। ये उस तरह का सर्किट है जिसमें सिर्फ आर और एक्स एल लगा है, और अगर बिलफर्ज आपके सर्किट में जो है वो आर और एक्स ही लगा हुआ है लेकिन एक्स एल नहीं लगा हुआ, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में जो इम्पीडेंस का फार्मूला होगा वो जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस
जो दूसरी जो रिएक्टेंस है वो किसकी होगी, कैपेसिटर की, एक्स सी का स्क्वायर अंडर रूट, ये बन जाएगा। यानी आप अपना ये जो जर्नल फार्मूला इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, जो चीज़ आपके सर्किट में नहीं लगी उसको आप जीरो कर सकते हैं। और अगर आपके सर्किट में ना एक्सएल लगा है ना एक्स सी लगा है, सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है, तो आप इस एक्स सी को भी इधर जीरो कर सकते हैं और तब आपकी इम्पिडेंस जो है वो जी जो है वो आर के इक्वल आ जाएगी। सो ये डिपेंड करता है कि आपके सर्किट में खाली रजिस्टर लगा हुआ है, खाली कैपेसिटर लगा हुआ है, या रजिस्टर कैपेसिटर लगा है, या रजिस्टर इंडक्टर लगा है, या खाली इंडक्टर लगा है। तो जो भी चीज़ आपके सर्किट में, या तीनों ही लगी हुई हैं, अगर तीनों चीज़ें लगी हुई हैं तो टोटल इंपीडेंस का ये फार्मूला लगेगा, होल मैग्नीट्यूड। और जो चीज़ नहीं लगी होगी उसको आप यहाँ, उसकी रिएक्टेंस को यहाँ आप, या रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं लगी होगी उसको आप जीरो कर देंगे, उसकी रिएक्टेंस यहाँ जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसके जर्नल फार्मूले को रिड्यूस कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सो ये आई होप स्टूडेंट्स आपने ये सारी बातें जो आज हमने की हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वाकई लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.